हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससीपी बोलते हैं। हमने अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसके हमने कुछ टॉपिक्स अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंटरी। लास्ट टॉपिक जो है हमारा पार्ट 6 चैप्टर 3 का, उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंटरी, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन कुछ वर्क है उसके बारे में पढ़ना है। जो चीज हम परचेज कर रहे हैं या कोई भी स्टॉक या कोई भी दवाई हम परचेज कर रहे हैं उसके बारे में। एंड इन्वेंटरी, उसका भंडार लगाना है, मतलब दवाइयों का भंडार लगाना है। उसमें ये बात करनी है कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन काम होगा, परचेज कैसे होगा, बायर सेलर्स, ये सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन फार्मेसी इंडिया लाइव को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स लेते रहें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर कैपिटल्स लेटर में डीपी इंडिया लिखकर भेजें और फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेते रहें। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, हमने अपने टॉपिक्स जो है ये लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये पार्ट 6 है, चैप्टर 3 का पार्ट 6। इसमें हमें पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंटरी। डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंटरी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी यही है डॉक्यूमेंटेशन, परचेज एंड इन्वेंटरी। मतलब किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन, उसका कागजी काम करना सीखना है। किसी चीज को हम जब परचेज करेंगे तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन काम होते हैं, क्या क्या कागजी काम होते हैं, वो देखते हैं। एंड इन्वेंटरी, जैसे इमेजिन कीजिए हमें कोई दवाई का स्टॉक खरीदना है तो उसका भंडार लगाना है, वो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर, जो 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉमन है, वो हमें देखने हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफआई बोलते हैं। यानी कि हमें रिक्वेस्ट करनी है सप्लायर से, हम बायर्स हैं और हमें सप्लायर से रिक्वेस्ट करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि परचेज कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन काम होगा, ये सब कुछ इसमें हमें पढ़ना है। सेकंड है हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रपोजल के लिए, उससे पूछेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, इस बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएफपी बोलते हैं। थर्ड है हमारा रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन, प्राइस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, वारंटी गारंटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। ईच डॉक्यूमेंट सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस, जितने भी तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं तीनों का काम अलग अलग है, अलग अलग पर्पस के लिए ये बातचीत होगी इसमें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम आरएफआई बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नाम से आपको पता चल रहा है कि हमें रिक्वेस्ट करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है किसी चीज की, जो चीज हम परचेज करके उसका भंडार लगाना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, उसमें क्या क्या होगा, सारी प्रोसेस जानेंगे। These are used when a buyer has a limited experience. ये तब किया जाता है जब हमारे जो बायर होता है, खरीदार होता है, उसके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। एंड एक्सेस टू एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के द्वारा उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो उसे कम चीजों के बारे में पता है। तो इंडस्ट्री का जो बंदा होगा, जो सप्लायर होगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, परचेज की भी, डॉक्यूमेंटेशन की भी, इन्वेंटरी, माल सप्लाई कैसे करना है, दवाइयों का स्टॉक कैसे भेजना है, ये सारी प्रोसेस होगी इसमें। Some key defining features of when a buyer should use an RFI, कुछ कीज हैं जिनको हमें उनके फीचर्स पढ़ने हैं बायर के लिए। एंड यूज अ आरएफआई, आरएफआई को यूज कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक सप्लायर से एक बायर कैसे लेगा।
एंड व्हाट अ सेलर शुड एक्सपर्ट टू प्रोवाइड इन रेस्पॉन्स आर, जो सप्लायर होगा जिससे हम सामान खरीदेंगे वो कितना एक्सपर्ट होगा वो चीजों को समझाने में, डॉक्यूमेंटेशन काम बताने में, इन्वेंट्री कंट्रोल ये सब कुछ बताने में वो कितना एबल होगा बताने के लिए, जो हमारा सप्लायर होगा एक बायर को बताने में, मतलब जो बेचने वाला खरीदार को बताएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है बायर साइड। बायर साइड से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो सामान खरीदेगा वो होगा बायर साइड, बायर की साइड से सामान को खरीदने वाले को बायर साइड बोलेंगे। यूज्ड टू गेट हाई लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट वेंडर कैपेबिलिटीज, उसका काम क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, हाई लेवल अमाउंट में एक इंफॉर्मेशन ले अबाउट वेंडर कैपेबिलिटीज, जो सप्लायर है उससे बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले, उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें समझे कि डॉक्यूमेंटेशन काम कैसे होगा और इन परचेज कैसे करना है, ये सब कुछ फीलिंग वीलिंग ये सब कुछ पढ़ना है इसमें, ये सब कुछ पता करेंगे। जनरल इंडस्ट्रीज लैंडस्केप, इंडस्ट्री के लैंडस्केप के बारे में जो एक सप्लायर होगा वो अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक बायर को बताएगा, जो सामान खरीदेगा उसको बताएगा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब कंपटीशन क्या चल रहा है कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच वो क्या चल रहा है, वो सब कुछ उसको अच्छे से क्लियरिटी में करके बताएगा, जो भी जिस सामान का भी वो स्टॉक खरीदना चाहता है। अब आते हैं सेलर साइड। सेलर साइड मतलब जो सामान बेचेगा, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की साइड से कोई कैंडिडेट या कोई बंदा होगा जो बायर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो देखते हैं शॉर्ट टाइम में, यानी कि शॉर्टर वे में उसको बताएगा। फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, उसका रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए, जो हमारा सेलर होगा उसका जो उसका आंसर देने का टाइम, उसको बताने का टाइम, ये सब कुछ उसका फास्ट होना चाहिए। अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विसेज, उसको अपने मतलब अपने सामान के बारे में उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसको अपनी कंपनी के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। एक सेलर जो सामान बेचेगा जिससे कि वो बायर को एक एक्सप्लेनेशन दे सके अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड कंपनी कैपेबिलिटीज, और उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो सामान बन रहा है वो उस कंपनी की क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या एबिलिटीज है वो पढ़ेंगे। प्रूव योर एक्सपर्टाइज, वो अपनी एक्सपर्टाइज जितना सा एक्सपीरियंस होगा उसको प्रूव करेगा और जो एक बायर है उसको समझाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। एंड लीडरशिप पोजीशन इन द इंडस्ट्री, और लीडरशिप पोजीशन, जो उसकी लीडरशिप पोजीशन होगी उसके बारे में इंडस्ट्री में जो भी होगी उसको बताएगा। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सेकंड पॉइंट है हमारे नाम से आपको पता चल रहा है, रिक्वेस्ट करनी है प्रपोजल के लिए, कुछ प्रपोज करना है, मतलब सामान के लिए उससे बातचीत करनी है। जैसे इसमें RFP इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री, जो RFP है एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है इसमें। विच इज यूज्ड बाय द बायर, जो कि एक बायर के द्वारा यूज किया जाता है, यूज में लाया जाता है। टू क्लियरली स्पेसिफाई देयर परचेजिंग, उसे सब कुछ क्लियरली बताना पड़ता है कि उसको कितना प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, वो सब कुछ एक बायर को, सप्लायर को बताना पड़ता है। उसकी क्या क्या नीड होगी, जो प्रोडक्ट वो खरीदेगा उसकी क्या क्या नीड होगी। एंड द सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और कंपनी की साइड से उसको क्या क्या सपोर्ट किया जाएगा, कैसे सपोर्ट किया जाएगा वो सब चीज। which will enable sellers to understand the needs of the buyer, जो कि एक सेलर को सारी इंफॉर्मेशन बताएगा कि एक बायर को क्या क्या जरूरत है, सामान खरीदने वाले को क्या क्या जरूरत है और कंपनी उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन देगी, कंपनी उसको सहायता कैसे करेगी, ये सब कुछ इसमें बताता है ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में। थर्ड है हमारा रिक्वेस्ट फॉर क्योटेशन। रिक्वेस्ट फॉर क्योटेशन का मतलब जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेगा उसकी एक जनरल नॉलेज, उसकी कंपनी की नॉलेज, और एक सेलर को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो बायर को अपनी तरफ को खींच पाएगा जिससे कि उसका कंपनी का प्रोडक्ट बिक जाए। जैसे एक मार्केटिंग में ले लीजिए, MR होते हैं, वो डॉक्टर को प्रपोज करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, अपनी इंडस्ट्री के बारे में जहां दवाइयां बनती है वो समझाते हैं, उसी तरह से होगा। इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है ये भी, which is used to specify clearly the requirement, जो कि स्पेसिफाई करेगा, बताएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ सर्टेन परचेज, अगर जो वो कुछ परचेज करेगा तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उसे चाहिए, ये सब कुछ उसे बताएगा।
एंड रिक्वेस्टिंग फॉर प्राइस क्वोटेशन, प्राइस के बारे में बातचीत होगी कि अगर हम एक बॉक्स मंगवाए तो उसके लिए क्या पैसा देना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर 10 बॉक्सेस बनवाए तो इस तरह से मतलब बातचीत होगी सप्लायर और बायर के बीच में। आरएफक्यू, आरएफक्यू मतलब रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड परचेज, स्टैंडर्ड परचेज के लिए यूज होता है रिक्वेस्ट फॉर क्वोटेशन। इसमें क्या क्या होता है, सच एज हार्डवेयर, अगर जो कोई हम हार्डवेयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बारे में बात होगी। ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं उसके बारे में अगर खरीद रहे हैं तो उसके लिए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, सेल्फ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, लैपटॉप्स वगैरह अगर जो हम खरीद रहे हैं, और एनी अदर इक्विपमेंट, किसी भी तरह का हम इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आइटम खरीद रहे हैं उसके लिए बातचीत करते हैं, पहले डीलिंग करते हैं, पैसों का डिस्कशन होता है, कब माल पहुंचाना है, कब उसको सप्लाई कराना है, ये सब कुछ इसमें डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है हमारा 4 पॉइंट, इनविटेशन फॉर बिड। हम इनवाइट की बात चल रही है, मतलब जो खरीदार है, एक कंपनी है, वो सेलर्स जो है उस कंपनी का, वो इनवाइट करेगा बिड्स को और खरीदारों को इनवाइट करेगा और उनके बीच में बातचीत होगी। इनविटेशन ऑफ फॉर बिड इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मल काम है, एक फॉर्मल ऑफिशियल काम है, व्हिच इज यूज्ड फॉर द इनवाइटिंग पोटेंशियल बायर्स, जो हमारे पोटेंशियल मतलब जो अच्छे बायर्स है, जो इन चीजों में अच्छे से समझते हैं बातों को, उनको बुलाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे आने के लिए, एंड पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, जो भी बिडिंग प्रोसेस होगी, बातचीत होगी, सामान को सप्लाई करने का डिस्कशन होगा, उसमें उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, बाइंडिंग प्रोसेस जो करेंगे उसमें, बिडिंग प्रोसेस जो करेंगे उसमें जो हमारे बायर्स है उनको बुलाएंगे। फिफ्थ है हमारा रिक्वेस्ट फॉर बीआईडी, यानी कि बीआईडी से रिक्वेस्ट करेंगे। आरबीएफ, जो आरबीएफ है शॉर्ट फॉर्म होती है, किसकी होती है, रिक्वेस्ट फॉर बिड, रिक्वेस्ट फॉर बिड की शॉर्ट फॉर्म होती है आरबीएफ, आरबीएफ भी हम इसे बोल सकते हैं। इज यूज्ड टू सॉलिसिट फाइनेंशियल बिड्स फॉर स्पेसिफिक परचेज, कोई अगर जो हम स्पेसिफिक परचेज आइटम खरीद ले हैं उसके बारे में बातचीत होगी। फ्रॉम अ सिलेक्टेड पूल ऑफ सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, जो भी उन्हें अपना जो सामान बेचना है उस बारे में डिस्कशन करेंगे, बायर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट इतने का बिकेगा, उनके बीच बातचीत होगी, ये सब कुछ होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, जो बाहर से खरीदार आएंगे उनसे रिक्वेस्ट करके बातचीत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर जो हम मंगवाना है उसको परचेज, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। इसमें क्या होता है, परचेज ऑर्डर कैन बी रेज्ड फेवरिंग अ सप्लायर, सप्लायर के फेवर में बातचीत होती है इसमें, फॉर रेगुलर परचेज। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स है उन पे अलग ही तरह का अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि वो हमसे कंटिन्यूअसली माल खरीदते रहते हैं, प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, परचेज करते रहते हैं। जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड, यानी कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पास एक लिस्ट रहती है जो उसके कंटिन्यू खरीदारी करने वाले, उनके प्रोडक्ट को कंटिन्यू खरीदने वाले लोग जो होते हैं उनकी उनके पास लिस्ट रहती है। एंड प्रीफर्ड सप्लायर्स विद अ मास्टर एग्रीमेंट, और सप्लायर्स को प्रीफर्ड करते हैं कि मास्टर एग्रीमेंट, मतलब कोई भी अगर जो उनके बीच कुछ खरीदारी वगैरह हो रही है उसका एग्रीमेंट होता है कि हमें 6 महीने तक तुमसे तुम्हारी कंपनी से सामान चाहिए, या फिर कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, उनके बीच मास्टर एग्रीमेंट होता है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए एग्रीमेंट होता है। जैसे हम कोई सामान या कोई कुछ भी कोई अपनी चीज देते हैं तो उसके बीच एग्रीमेंट होता है कि तुम 1 साल तक ये ले सकते हो, उसके बाद तुम्हारा इसका हक नहीं है। 7 है हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी अगर जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको उसके बारे में एग्रीमेंट करना उनको, कि तुम 6 महीने के एग्रीमेंट में, देखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब सप्लायर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होगा बिटवीन द बायर एंड द सेलर, जो सामान बेचेगा, जो सामान को बेचेगा, सेलर बेचेगा और बायर खरीदेगा, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि हमें 6 महीने तक तुम्हारा सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तुम्हारी कंपनी का, वो होगा इसमें। लास्ट हमारा सेलर प्रपोजल। अब जो सेलर होगा यानी कि सामान बेचने वाला होगा, कंपनी का जो बेचने वाला होगा सामान को, उसका प्रपोजल होगा। सेलर प्रपोजल इज अ डिटेल्ड ऑफर फ्रॉम द सेलर, यानी कि सेलर प्रपोजल करेगा, डिटेल्ड ऑफर करेगा सेलर की साइड से, और सेलर इन रिस्पॉन्स टू द बायर्स,
जो सेलर होगा वो बायर से रिक्वेस्ट करेगा और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देगा, उनको सब कुछ समझाएगा फॉर प्रपोजल, कि वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करे, जो वो सामान बेच रहे हैं उसको एक्सेप्ट करे अच्छे से। The proposal will include various sections such as, मतलब जो प्रपोजल होता है बहुत सारे वेरियस सेक्शंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायर नीड्स, जैसे कोई बायर है सामान को खरीदने वाला है, उसकी क्या क्या नीड है, उसको कितना प्रोडक्ट खरीदना है, ये सब उसको सेलर को पूरी करनी पड़ेगी। प्रपोज्ड टेक्निकल सॉल्यूशन, टेक्निकल सॉल्यूशंस अगर जो कुछ होंगे तो उसमें भी एक सेलर को हेल्प करनी पड़ेगी बायर्स की। प्राइसिंग, वारंटी, यानी कि पैसे के बारे में डिस्कशन होगा, वारंटी, गारंटी, इनके बारे में डिस्कशन होगा कि इसको एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब कुछ इसमें बातचीत होगी। So students, next heading है हमारी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एन इन्वेंटरी कंट्रोल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को यूज्ड कैसे करते हैं अपने इन्वेंटरी कंट्रोल करने में, मतलब हमारे पास जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करने में डॉक्यूमेंटेशन का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। तो वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इन्वेंटरी कंट्रोल आर, बहुत सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसमें यूज होते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल में। धीरे धीरे करके एक एक हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें स्टॉक रिक्विजिशन, इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसआर बोलते हैं, स्टॉक रिक्विजिशन। इट रिजर्व्स क्वांटिटी ऑफ स्टॉक फ्रॉम ऑन हैंड सप्लाई, रिजर्व करके रखते हैं, जो सप्लाई हमें हैंड टू हैंड करनी होती है उसको रिजर्व करके रखते हैं। फॉर लेटर डिलीवरी, जो डिलीवरी हमारी बाद में होगी या थोड़ी देर में होगी उसका स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। दिस रिड्यूसेस द अवेलेबल क्वांटिटी, ये जो है अवेलेबल क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिक एंड इशू, यानी कि सामान को उठाना और इशू करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो देखते हैं इसमें प्रीवियसली रिजर्व्ड आइटम्स आर टू बी पिक्ड अप फॉर डिलीवरी, जो हमारे पास पहले से ही पुराने आइटम्स रखे हुए हैं, यानी कि हमारे गोदाम में पहले से बने रखे हुए हैं, पहले हम उस स्टॉक को खाली करेंगे सेलर बायर को बेचकर। एंड रिलीज्ड फ्रॉम आवर रिजर्व्ड स्टेटस, रिलीज करेंगे जो हमारे पास रिजर्व्ड पहले से ही है। फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक द वेयरहाउस कैन डिटरमाइन स्टॉक, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा वेयरहाउस है, गोदाम है, उससे पता चलता रहेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, कितना चला गया है, कितना पेंडिंग में है। क्वांटिटी पता चलता रहेगी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बची हुई है। ऐड द बिन नंबर ऑफ द आइटम्स दैट आर टू बी पिक्ड, यानी कि बिन नंबर हम ऐड कर देंगे, दैट आर टू बी पिक्ड, जो हमें देना है, उठाकर बेचना, यानी कि पिक एंड इशू, कोई जो हमारे पास स्टॉक है वो सेलर को बेचना है, किसको, बायर को खरीदना है। तो इसमें पिक एंड इशू, सामान को पिक करके इशू करना, बेचना उसको एक गोदाम से दूसरे गोदाम में। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टॉक इशू कंफर्मेशन, यानी कि स्टॉक इशू कंफर्मेशन, जो स्टॉक में अगर कोई इशू आ रहा है उसको कंफर्म करना है। इट कंफर्म दैट प्रीवियसली रिजर्व्ड एंड रिलीज आइटम्स हैव बीन इशूड, ये कंफर्म करना है कि जो आइटम हमारे पास पहले बना हुआ रखा था उसको पहले हम बेचेंगे बायर को, और जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बचा हुआ है उसका स्टॉक बना के रखेंगे अगर नेक्स्ट सप्लाई के लिए, नेक्स्ट बायर को बेचने के लिए। वेयरहाउस में से उठाकर देंगे, यानी कि जो गोदाम है हमारा वहीं से तो हम सामान को लोड कराएंगे ना, तो वेयरहाउस में से बायर को जो उसका स्टॉक है उसको भिजवा देंगे। फोर्थ है हमारा ओवर द काउंटर, अब काउंटर पे बातचीत होगी कुछ, जैसे कि Once an over the counter transaction is completed, एक बार जो है ओवर द काउंटर की ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन पूरा हो जाए, उसके बाद उसका जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसको स्टॉक करा देंगे। एंड ओवर द काउंटर इशूड रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस, एक रिपोर्ट बनेगी काउंटर पे जो पेमेंट के बाद बनेगी। आइडेंटिफाई द रिक्वेस्टर, जो बायर है, सामान खरीदने वाला है, रिक्वेस्टर उसको बोल रहे हैं। एंड द स्टॉक आइटम दैट आर इशूड, जो स्टॉक आइटम हम उसको इशू कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। पेमेंट होने के बाद एक रिसिप्ट बनेगी और वो सामान के साथ लोड होके बायर के वेयरहाउस तक जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टॉक रिटर्न, अगर कोई स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है
और उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, जिसको हम एसएन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इट अलाउज द ओरिजिनल बायर, वो ओरिजिनल जो बायर है हमारे पास उसको अलाउ करेंगे, बताएंगे टू रिटर्न प्रीवियसली इशूड आइटम्स, जो प्रीवियस यानी कि पहले जो आइटम्स हमने खरीदा था उसको हमें वापस भेजना है क्योंकि उसका काम अब नहीं है हमारे पास। एट द ऑप्शंस ऑफ द इशूइंग वेयरहाउस और रिटर्न चार्ज में बी इम्पोज्ड, कोई अगर वो सामान भेजेगा, बायर जो है सेलर के पास सामान वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो उसे उसका चार्ज देना पड़ेगा और उसे थोड़ा नुकसान होगा। 6 पॉइंट है हमारा इन्वेंटरी एडजस्टमेंट, यानी कि जो हमारे पास स्टॉक है, जो हमारे पास भंडार है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको कैसे एडजस्ट करके रखना है। इट अलाउज वेयरहाउस मैनेजमेंट, ये जो वेयरहाउस मैनेजमेंट जो गोदाम की रखवाली करते हैं उनका काम होता है। टू एडजस्ट क्वांटिटीज एडजस्ट करना, कितनी क्वांटिटीज हमारे पास बची हुई है, कितनी हमें लोड करनी है, कितनी हमें बायर को सेल करनी है, ये सब कुछ उनके पास मैनेजमेंट जो होता है, एडजस्टमेंट मैनेजमेंट जो होता है वेयरहाउस का, उसको पता रखनी पड़ती है। वैल्यूज ऑफ आइटम ड्यू टू चार्ज इन वन हैंड क्वांटिटीज, यानी कि एक हाथ जो एक बार में हमारे सामान बिक रहा है उसकी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। यूनिट कॉस्ट, और कितनी कॉस्ट के हिसाब से उसकी कितनी यूनिट कॉस्ट है वो सब भी। 7 पॉइंट हमारा स्टॉक ट्रांसफर इशू, यानी कि कोई अगर इशू स्टॉक को ट्रांसफर करने में हो रहा है तो उसका क्या करना है। इट इनिशिएट्स द ट्रांसफर आइटम्स फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर, वो इनिशिएट करेगा, पता करेगा इस बारे में कि जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है आइटम, जो प्रोडक्ट हमारा ट्रांसफर हो रहा है एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में, मतलब एक गोदाम से दूसरे गोदाम में, वो सब चीजें इसमें मेंशन होगी। 8th है हमारा स्टॉक ट्रांसफर रिसिप्ट, अब कोई अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है और कितना सामान या कितना प्रोडक्ट जा रहा है उसकी एक लिस्ट बनती है, क्या क्या प्रोडक्ट जा रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। वो लिस्ट हमारा जो प्रोडक्ट एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जाएगा उसकी साथ ही जाएगी वो लिस्ट बनकर, जिससे कि दूसरे गोदाम में जाने के बाद वो सामान मैच हो सके कि हाँ सामान पूरा है या कुछ कम ज्यादा तो नहीं है। Recognize the receipt of transfer item by the receiving warehouse, जहां पे वो मैंने अभी बता दिया आपको, जहां पे सामान जो स्टॉक है वो रिसीव होगा, वो रिसिप्ट उसको देनी है जो सामान को प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। ऑन हैंड क्वांटिटीज ऑफ रिसीविंग इशूइंग वेयरहाउस आर एडजस्टेड, जो कि कौन करेगा, जो प्रोडक्ट को दूसरे वेयरहाउस में पहुंचाने के लिए जो वहां रिसीवर होगा, प्रोडक्ट को रखने वाला होगा, उसका ध्यान रखने वाला होगा वेयरहाउस का, वहां पे उस प्रोडक्ट को लेगा और रिसिप्ट भी साथ में लेकर मैच करता रहेगा सामान कि जो जो ऑर्डर किया था वही है या नहीं है, कुछ ज्यादा कम तो नहीं है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को सारे टॉपिक्स हमारे लेक्चर में क्लियर हुए होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव को। थैंक यू।